टॉपिक को डिस्कस किया, होमोलॉजी और यहाँ पर एनालॉजी को। होमोलॉजी और एनालॉजी से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपको बहुत अच्छे से यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। तो अडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में हमने बात की, अडेप्टिव रेडिएशंस क्या होता है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो इसके अलावा हमने ज्योग्राफिकल और यहाँ पर बात करें पैलेंटोलॉजिकल जो यहाँ पर एविडेंसेज हैं, इनको भी हमने डिस्कस किया। तो किस प्रकार यहाँ पर पैलेंटोलॉजिकल ज्योग्राफिकल जो हिस्ट्री होती है यहाँ पर पैलेंटोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल जो हिस्ट्री होती है पैरेलल चलती है। पैरेलल का मतलब जो वहाँ पर जिस कंडीशन में जिस टाइम पीरियड में यहाँ पर जो ज्योग्राफी होती है, तो ज्योग्राफिकल यहाँ पर जो एरा होता है, जैसे आप क्या करते हो किसी पार्ट को किसी को यहाँ पर फोसिल को निकालते हो, तो फोसिल में वहाँ पर बहुत सारी उस फोसिल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि फोसिल कैसा था, उसके कैसे कैसे फीचर्स देखने को मिलता है, उसका एज क्या था। तो इसी प्रकार वहाँ पर पर्टिकुलर उस ज्योग्राफी का हमें पता चलता है, उस टाइम पर अर्थ के एवोल्यूशन का पता चलता है, अर्थ के बारे में हमें पता चलता है। साथ के साथ अर्थ में उस टाइम पर जो यहाँ पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करें तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की मतलब जो वहाँ उस टाइम पर जो जीव थे, जो एनिमल्स थे, उनके बारे में भी हमें पता चलता है, उनमें क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। इसके साथ साथ हमने बात किया था सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका होमोलॉजी एनालॉजी। होमोलॉजी एनालॉजी जो होती है इसके एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो होमोलॉजी एनालॉजी में क्या होता है, होमोलॉजी किसे कहेंगे, होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं बेटा। होमोलॉजी जो होती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को पर बेसिस होती है, होमोलॉजी जो होती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पर बेसिस होती है। यहाँ पर हम बात करें होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनकी हम बात करें उनकी एनाटॉमी की बात करें, उनके ओरिजिन और एनाटॉमी की बात करें तो वो क्या होता है, सिमिलर होता है। परंतु यहाँ पर हम बात करें इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा वेल हो गई। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें, जैसे ह्यूमन के हैंड की बात करें, 4 लिम्स ऑफ यहाँ पर मैमल्स, तो कौन कौन से, जैसे हॉर्स हो गया, हॉर्स के अलावा हम बेट हो गया, बेट के अलावा हम बात करें यहाँ पर केट हो गई, केट के अलावा हम यहाँ पर बात करें वेल हो गई, ह्यूमन हो गए। तो यहाँ पर ये जो इनके 4 लिम्स की स्ट्रक्चर की एनाटॉमी की बात करें तो सारे की जो ओरिजिन होती है वो सेम होती है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है। परंतु यहाँ पर अलग अलग अडेप्टेशन के कारण, अलग अलग यहाँ पर अडेप्टेशन के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण, डाइवर्जेंस के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो कोई तो यहाँ पर हम बात करें किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए हमारे हैंड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हॉर्स की बात करें तो हॉर्स के जो 4 लिम्स होते हैं वो किसके लिए, रनिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर किसकी बात करें, बेट की बात करें तो बेट के जो 4 लिम्स होते हैं फ्लाइंग के लिए अडेप्ट होते हैं। इसी प्रकार हम बात करें वेल के जो होते हैं, वेल के किसके लिए, तैरने के लिए, यहाँ पर स्विमिंग के लिए अडेप्ट होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग अडेप्टेशन के कारण अलग अलग यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया में या अलग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको डिफरेंस देखने को मिला। बाहरी मॉर्फोलॉजी जो होती है वो डिफरेंट देखने को मिल रही है। परंतु इनके ओरिजिन और इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो वो सारा के सारा क्या देखने को मिलेगा, आपको सेम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं तो ये किस पर बेसिस होता है, एक तो ये याद रखना है आपको किस पर बेसिस होता है, ये होता है यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पर बेसिस होता है। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे वर्टिब्रेट हर्ट की बात करें तो वर्टिब्रेट के हर्ट जो होते हैं, यहाँ पर इनका सभी हर्ट का काम क्या है, सभी हर्ट जो होते हैं बेटा उनका काम ब्लड पंपिंग करना है। परंतु यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो चैम्बर्ड हर्ट होता है इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, चैम्बर्ड हर्ट होगा सबका। इंटरनल इनकी सबसे बाहरी जो कवरिंग होगी वो पेरिकार्डियम होगी, सब में ऐसा होगा। परंतु यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन भी क्या होगा, यहाँ पर सिमिलर देखने को ब्लड पंपिंग का। परंतु इंटरनल जैसे 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल, यहाँ पर जो एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी की
यहाँ पर हमने बात की थी किसकी, एनालॉजी की और होमोलॉजी की। तो ये एग्जाम्पल जो दे रखे हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एग्जाम्पल जो दे रखे हैं होमोलॉजी के, ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये एग्जाम्पल जो ह्यूमन, केट, हॉर्स, बेट, ये जो 4 लिम्स की जो हम स्ट्रक्चर की बात की है, इसमें जैसे वर्टिब्रेट हार्ट की हो गई, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल बताएं ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन पूछे, जैसे 4 लिम्ब ऑफ मैमल्स हो गए, वर्टिब्रेट हार्ट हो गया, वर्टिब्रेट ब्रेन हो गया। तो ब्रेन की जैसे बात करें यहाँ पर होमोलॉजी में सभी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो सबकी यहाँ पर जो ब्रेन होता है, ब्रेन किससे बनता है, हम बात करें एम्ब्रियोनल कंडीशन में न्यूरल जो यहाँ पर डोर्सल साइड में जो होलो यहाँ पर नर्व कोड होती है उनसे बनता है, जिनकी ओरिजिन जो होती है एक्टोडर्म से होती है, सबकी सेम होगी। यहाँ पर जैसे वर्टिब्रेट हार्ट है, इनकी भी ओरिजिन कैसे मेसोडर्म से होती है, सबकी मेसोडर्म से होगी। परंतु यहाँ पर क्या होगा, सबका काम क्या होगा, ब्लड पंपिंग करना, ठीक है। इसी प्रकार ब्रेन जो है, ब्रेन में भी 4 ब्रेन भी होगा, हैंड ब्रेन भी होगा, मिड ब्रेन भी होगा इस तक, परंतु थोड़ा थोड़ा इनका फंक्शंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, इनको हमने बात की थी, टेस्टिस की बात की थी। यहाँ पर हमने बोगनविलिया, अकोक्रोविटा का जो एग्जाम्पल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम प्लांट की बात करें, पोटैटो और जिंजर की बात करें, रेडिश और कैरेट की बात करें, तो ये जो है मॉडिफिकेशन है, परंतु इनका काम तो क्या होगा, इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग हो सकता है। परंतु यहाँ पर जैसे हम बात करें, यहाँ पर अलग अलग क्या हो सकता है, इनकी जो ओरिजिन जो होती है बेटा, ओरिजिन सेम होगी, ठीक है। पोटैटो जैसे हो गया, जिंजर हो गया, यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, दोनों का क्या होगा, ओरिजिन सेम है, सूट से ओरिजिनेट होते हैं, थोड़ा थोड़ा कि इनका फंक्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है, इसी में आपको ये ध्यान रखना है एनालॉजी के एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि सिमिलर एनवायरनमेंट के कारण यहाँ पर स्ट्रक्चर सिमिलर देखने को मिल सकती है, परंतु सिमिलर देखने को मिल सकती है स्ट्रक्चर, बट यहाँ पर हम बात करें इनकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी जो होती है वो कैसी होती है, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो एनाटॉमी जो होगी वो किस में होगी, एनाटॉमी और ओरिजिन जो होती है वो सेम होती है किसमें, यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन में। परंतु यहाँ पर बात करें एनालोगस में या एनालॉजी की बात करें तो ये किस पर बेसिस हुआ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पर बेसिस होती है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये अलग अलग जो इनका जो यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, परंतु सिमिलर एनवायरनमेंट में रहने के कारण, सिमिलर एनवायरनमेंट में देखने के कारण इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, ये मॉर्फोलॉजी जो होती है सिमिलर हो सकती है, परंतु इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उनमें डिसिमिलरिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बच्चों, डिसिमिलरिटी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे हम बात करें, आपने देखा होगा कि किसकी बात करें, जैसे हम बात करें यहाँ पर विंग्स, जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स की, तो बटरफ्लाई और जो बर्ड्स होते हैं यहाँ पर जो विंग्स पाए जाते हैं, इनका काम क्या है, फ्लाई का है, फ्लाई का काम है। परंतु यहाँ पर ये दोनों ग्रुप जो है ये तो आर्थ्रोपोडा है, ये क्या है बेटा, आर्थ्रोपोडा है, और ये जो है ये एव्स है, ये दोनों क्या है, ये डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट एनिमल ग्रुप है, डिफरेंट एनिमल ग्रुप है। परंतु यहाँ पर जो विंग्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो फेदर से बने होंगे, ये काइटिन से बने होंगे, तो इनका ओरिजिन भी अलग अलग होगा, परंतु ये यहाँ पर सिमिलर वर्क कर रहे हैं, किसका, फ्लाई का, ठीक है, परंतु इनकी ओरिजिन क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे को ही हम क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन कहेंगे। ये किस पर बेसिस होते हैं बेटा, ये जो होते हैं कन्वर्जेंट, हाँ, ये किस पर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पर बेसिस होते हैं। इसी प्रकार ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की आई की बात करें तो दोनों का काम क्या है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो देखना है सी का काम है, सिन करना यहाँ पर काम है। परंतु यहाँ पर इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस देखने को मिलेगा, और साथ के साथ ये भी अलग अलग ऑक्टोपस, और ये जो है ऑक्टोपस किससे, ये तो मैमल्स है, और ये क्या है बेटा, मोलस्का है, मोलस्का है, ये मैमल्स है, वर्टिब्रेट है, तो ये बिलोंग भी क्या है, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर वर्क के कारण ये क्या होगा, यहाँ पर ये समान दिखाएंगे, बाहर से समान दिखाई देंगे, परंतु इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसी प्रकार हम बात करें फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन और पेंगुइन,
तो डॉल्फिन और पेंगुइन की बात करें बच्चों, तो डॉल्फिन और पेंगुइन जो है बेटा, तो यहाँ पर जो डॉल्फिन है ये तो मैमल्स हैं, ठीक है, पेंगुइन जो है ये बर्ड्स हैं या एव्स हैं। तो ये क्या है, दोनों क्या है, अलग अलग ग्रुप हैं। डिफरेंट क्या है, एनिमल ग्रुप है, एनिमल ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पर, परंतु ये सिमिलर एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पर क्या स्विमिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसी प्रकार स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन हो गया, यहाँ पर क्या है प्रोटेक्शन का काम हो गया, परंतु इनका ओरिजिन अलग अलग देखने को। स्वीट पोटैटो और पोटैटो की बात करें तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो की बात करें तो ये क्या है बेटा, स्वीट पोटैटो और पोटैटो की बात करें तो यहाँ पर किसका, एक तो सूट का है मॉडिफिकेशन और एक इसका मॉडिफिकेशन है, यहाँ पर रूट का मॉडिफिकेशन है। तो रूट और सूट अलग अलग है, परंतु दोनों का फंक्शन क्या है, यहाँ पर सेम है। तो ओरिजिन अलग अलग है, फंक्शन सेम होने के कारण आपको समान दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हम क्लोरोगोगेन सेल्स की बात करें तो क्लोरोगोगेन सेल्स हो गई, यहाँ पर लिवर सेल्स हो गई हमारी, तो यहाँ वर्टिब्रेट की लिवर सेल्स हो गई। तो ये जो है यहाँ पर फंक्शन तो सेम है, परंतु इनकी स्ट्रक्चर अलग है, इनका ओरिजिन अलग है, ठीक है। तो ऐसे इन्हीं को क्या बोलेंगे, एनालोगस ऑर्गन्स कहा जाएंगे और इनको एनालॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद में हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में या अडेप्टिव कन्वर्जेंस के बारे में बात किया, पैरेलल इवोल्यूशन के बारे में बात किया कि दोनों इवोल्यूशन क्या हो, एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलें, ठीक है। जो यहाँ पर जो यहाँ है बेटा, दोनों क्या है इंडिपेंडेंटली क्या हो, दोनों सेम डायरेक्शन में इवॉल्व होते हैं। तो ऐसे को क्या करते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स को एक्वायर करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल इवोल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हमने बात किया था, यहाँ पर बियर्स लॉ और बायोजेनेटिक लॉ की बात की थी। बियर्स लॉ की बात की तो यहाँ पर जो इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जर्नल कैरेक्टर्स अपीयर फर्स्ट एंड स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर अपीयर आफ्टर। तो ये कहता है कि जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो पहले अपीयर होते हैं और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं वो बाद में होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बियर्स लॉ कहते हैं। बियर्स लॉ की बात करें और इसके बाद में हम बात करते हैं बायोजेनेटिक लॉ की बात करें तो यहाँ पर ओंटोजेनी रेकेपिचुलेट फाइलोजेनी, तो ऑन्टोजेनी रेकेपिचुलेट फाइलोजेनी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो जो होता है क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है बेटा, ये रिपीट करता है। किसको रिपीट करता है, इनके जो फीचर्स हैं, इनके यहाँ पर जो पूर्वज के जो अपने एंसेस्टर हैं उनके कुछ फीचर्स को क्या करता है, यहाँ पर ये डिनोट करता है, रिपीट करता है। तो यहाँ पर दिस प्रूव्स दैट all vertebrates have evolved from the common fish-like ancestor, also that both birds and mammals have evolved from reptiles। तो यहाँ पर कहा गया कि जो यहाँ पर एम्फीबियंस जो हुए हैं वो किससे इवोल्व हुए हैं, फिश लाइक जो यहाँ पर एंसेस्टर हैं उनसे हुए हैं। और हम बात करें यहाँ पर बर्ड्स और मैमल्स की, तो ये किससे इवोल्व हुए हैं, ये रेप्टाइल से इवोल्व हुए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा, अल्फ्रेड रुसेल वॉलेस डिवाइड द, यहाँ पर इससे बेसिस हम बात करें कि इन्होंने क्या किया था बेटा, इस रीजन को कितने भागों में बांट दिया, फ्लोरा और फौना को अल्फ्रेड रुसेल वॉलेस ने यहाँ पर 6 बायोजियोग्राफिकल रीजन में इन्होंने डिवाइड किया पूरे वर्ल्ड को, जिनको रिलिम्स कहा गया। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद में आफ्टर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो पाउच मैमल्स थे ये क्या हो गए, ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द अदर मैमल्स। तो जब क्या हुआ यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिप हुआ, तो जो पूरा वर्ल्ड है का वर्ल्ड का नक्शा देखते हैं तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिप के कारण क्या हुआ, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्या हो गया, यहाँ पर सेग्रीगेट हो गया। सेग्रीगेट होने के कारण वहाँ पर जो पाउच मैमल्स हैं उनको अदर मैमल्स के एनिमल से कोई कंपटीशन नहीं रहा, इसलिए ये क्या हुआ, ये एनिमल्स वहाँ पर सर्वाइव कर पाए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि दिस प्रूव्स दैट ऑल वर्टिब्रेट्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉमन फिश लाइक एंसेस्टर एंड आल्सो बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है।
इसके बाद में हम बात करेंगे आज जो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है, उन थ्योरीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेमार्क थ्योरी या लेमार्किज्म। लेमार्क थ्योरी या लेमार्किज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। तो यहाँ पर लेमार्क थ्योरी की बात करेंगे, डार्विनिज्म या डार्विन थ्योरी की बात करेंगे, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ हुगो डी व्रीज, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ हुगो डी व्रीज, और यहाँ पर मॉडर्न जो कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या न्यू डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, इन थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या क्या यहाँ पर डिस्कस होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लेमार्क थ्योरी की। तो लेमार्क प्रपोजन, क्या क्या प्रपोजन दिया था लेमार्क्स ने। तो लेमार्क प्रपोजिशन, तो लेमार्क ने क्या कहा कि लेमार्क ने कहा कि एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण, लेमार्क ने कहा कि एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पर एनवायरमेंट में जो चेंजेज हुआ, तो चेंजेज होने के कारण यहाँ पर नई स्ट्रक्चर क्या हुई, यहाँ पर नई स्ट्रक्चर की चेंजेस के कारण नई स्ट्रक्चर की क्या हुई, नीड हुई। ये एनवायरमेंट में जैसे चेंज हुआ तो नई नीड डेवलप हुई, तो नई नीड डेवलप होने के कारण नए जो यहाँ पर एनिमल्स में नए स्ट्रक्चर डेवलप की नीड बढ़ी। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ नई स्ट्रक्चर, जिससे क्या हुआ, जिससे यहाँ पर नई स्ट्रक्चर एनिमल्स में क्या हुआ, नई स्ट्रक्चर डेवलप हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, तो जो एनिमल में जो न्यू यहाँ पर जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेज हुआ, एनवायरनमेंट में चेंजेज के कारण जो नीड थी, नीड के अकॉर्डिंग वो जो ऑर्गन्स यूज हुए, तो वो ऑर्गन्स तो क्या हुए आगे जाकर इनहेरिटेड हो गए, ठीक है, वो डेवलप हो गए। और जिन ऑर्गन्स की यहाँ पर यूज़ नहीं था, कोई डिसयूज है, कोई यूज़ नहीं था, तो वो ऑर्गन जो होते हैं वो डिजनरेट हो गया, उनका जनरेशन नहीं हुआ, नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिटेड नहीं हुई। तो एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण यहाँ पर न्यू नीड्स डेवलप हुई, नई नीड्स डेवलप होने के कारण न्यू यहाँ पर नई स्ट्रक्चर की नीड महसूस की गई, नई यहाँ पर, जिससे क्या हुआ, एनिमल्स में नई स्ट्रक्चर डेवलप हुई। ये किस आधार पर हुई, अगर वो जो स्ट्रक्चर थी वो स्ट्रक्चर का नीड है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड हुई। अगर उन स्ट्रक्चर की कोई नीड नहीं तो वो डिजनरेट हो गई, वो स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिसअपियर हो गई। जैसे यहाँ पर ऑर्गन ऑफ यूजेज, तो इनहेरिटेंस ऑफ अडेप्टिव करेक्टर, तो ये क्या हुआ, ये जो नीड है तो ये अडेप्टिव करेक्टर क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इसका नई जनरेशन में ये पहुंच गया। तो यहाँ पर नई स्पीसीज का ओरिजिन हुआ, किसका हुआ, न्यू स्पीसीज का ओरिजिन हुआ। और परंतु जो ऑर्गन्स हैं उनकी कोई नीड नहीं है, जो ऑर्गन्स हैं उनकी कोई नीड नहीं है, तो वो क्या हो गए बेटा, वो जो स्ट्रक्चर थी वो डिजनरेट हो गई, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ सपोर्ट लेमार्किज्म, अब यहाँ पर क्या क्या लेमार्किज्म के क्या क्या सपोर्ट हैं। तो लेमार्किज्म के क्या है कि बेटा जो नेक और 4 लिम्स ऑफ जिराफ, जो भी जैसे ही क्या हुआ, एनवायरनमेंट में चेंजेज हुआ, एनवायरनमेंट में चेंजेस होने के कारण ग्रास लैंड जो थी, ग्रास लैंड से ग्रासेज कम होने के कारण पहले छोटे थे, यहाँ पर जिराफ धीरे धीरे जैसे ही वो क्या करने लगे, ग्रासेज कम होने के कारण वो जो प्लांट्स थे, बिग प्लांट्स थे, तो उनकी टहनियाँ जो ब्रांचेज थे वहाँ से वो क्या करने लगे, फूड पार्टिकल्स यहाँ ब्रांचेज को लेने लगे यहाँ पर फूड के रूप में। तो धीरे धीरे उनकी नेक पर क्या हुआ, प्रेशर पड़ा, धीरे धीरे उनकी जो 4 लिम्स और अपर पार्ट जो नेक वाला रीजन है वो यहाँ पर क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक्वेटिक बर्ड्स है वेब फीट्स, तो यहाँ पर जैसे एक्वेटिक बर्ड्स जो हैं, एक्वेटिक जो एनिमल्स बर्ड्स हैं, बर्ड्स में धीरे धीरे क्या होगा, वेब डेवलप हो गई, फिट में क्या हो गई बेटा, फिट में वेब डेवलप हो गई, जिससे वो इजीली क्या कर सके बच्चों, इजीली वो स्विमिंग कर सकें। और डी अपीयरेंस ऑफ लिम इन स्नैक, और जहाँ पर क्या है, स्नैक जो क्या करते हैं, अपने बिल में जाते हैं, जैसे उनके बिल होते हैं, होल होते हैं, तो उनमें जाते हैं, तो वो जो इनके लिम्स हैं, वो लिम्स क्या करते हैं, उनको दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस कारण इनके जो 4 लिम्स थे, इनके लिम्स जो थे वो डिसअपियर हो गए, ठीक है।
तो ये कुछ इन्होंने एविडेंसेस जो हैं वो इस लेमार्किज्म को क्या करते हैं बच्चों, ये लेमार्किज्म को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में एविडेंसेस अगेंस्ट द लेमार्क, यहाँ पर क्या है तो भाई चलो ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर लेमार्किज्म को सपोर्ट करते हैं, परंतु कुछ ऐसे एविडेंसेस भी हैं जो क्या करते हैं, ये लेमार्किज्म के अगेंस्ट है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं हमारे हिंदू कल्चर की बात करें, हमारे इंडियन कल्चर की या हिंदू कल्चर की बात करें, तो हमारे इंडियन वुमेन जो होती है लंबे सालों से, कहीं जनरेशन से, कहीं पीढ़ियों से क्या करवा रहे हैं, अपने जो नोज और जो कान हैं उनको छिदवा रहे हैं। ठीक है, छिदवाने के बाद में भी क्या हो रहा है, तब भी वो इतने सालों से नाक कान को छिदवा रहे हैं, तब भी है। ठीक है, हिंदू रिवाज के अकॉर्डिंग, हिंदू जो रिचुअल्स हैं इनके अकॉर्डिंग, हिंदू जो यहाँ पर जो रिवाज हैं उसके अकॉर्डिंग इतने सालों से, इतनी जनरेशन से, कई पीढ़ियों से, परंतु कभी भी जो न्यू बॉर्न यहाँ पर जो बॉर्न होता है उसमें, जैसे हम बात करें यहाँ पर जो फीमेल न्यू बॉर्न यहाँ पर होता है उसमें किसी प्रकार का नाक और कान छिदा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं तो इतने जनरेशन से हम क्या करें, नाक कान को छिदवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो जो बच्चा यहाँ पर जो चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड जो होता है, बॉर्न होता है, तो उसमें क्या हो, नाक कान छिदे हुए होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार चाइनीज़ वुमेन जो होती है, चाइनीज़ वुमेन जो होती है सालों से, कहीं पर पीढ़ियों से क्या कर रही है बेटा, ये आयरन के शूज बियर कर रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर जो अपने पुट होते हैं, अपने पैर होते हैं, उनको पिट को स्मॉल पिट के लिए वो क्या कर रहे हैं, कई सालों से, कई पीढ़ियों से क्या करते आ रहे हैं, अपने आयरन के शूज को क्या करते हैं, बियर करते हैं। परंतु इसका मतलब यह क्या होना चाहिए, जो भी चाइनीज़, जो भी यहाँ पर फीमेल चाइनीज़ चाइल्ड जो है बॉर्न होता है, तो वो कैसा होना चाहिए बच्चों, वो छोटे पैर वाले होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा एक बीज में एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, उन्होंने कई पीढ़ियों तक, लगभग 15 से भी अधिक पीढ़ियों तक क्या किया, जो एक चूहे जो रेट है उनकी पूंछ जो टेल को कट किया, और उन्होंने देखा तो कई 15-20 पीढ़ियों तक, 21-22 पीढ़ियों तक, मतलब 15 से भी अधिक पीढ़ियों तक, 15 से भी अधिक जनरेशन तक उन्होंने पूंछ को क्या किया, टेल को कट किया, फिर भी वो टेल्ड यहाँ पर रेट क्या होते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, ये किसके अगेंस्ट हैं, यहाँ पर लेमार्क के जो एविडेंस हैं उसके अगेंस्ट हैं। अगर लेमार्क के अकॉर्डिंग अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पर सपोर्ट होता है, अगर लेमार्क के अकॉर्डिंग ऐसा होता है तो यहाँ पर हम बात करें जो इंडियन वुमेन है उसमें क्या होगा, जो इंडियन वुमेन के जो चाइल्ड होते हैं, फीमेल चाइल्ड, तो उनमें पिन्ना और नोज कैसे होना चाहिए, बोरिंग वाले होना चाहिए। ठीक है, या चाइनीज़ जो होते हैं उनके जो आयरन का शूज यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर चाइनीज़ जो फीमेल चाइल्ड होते हैं वो छोटे पैरों वाली होनी चाहिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है बेटा, डार्विनिज्म या डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो आपको याद रखना है डार्विन या थ्योरी, यहाँ पर डार्विनिज्म या हम बात करें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनिज्म में हम देखते हैं कि डार्विनिज्म का पूरा नाम, यहाँ पर डार्विन का पूरा नाम क्या है बेटा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो हैं ये यहाँ पर कहाँ के थे बेटा, चार्ल्स डार्विन जो है ये क्या थे बेटा, ये एक इंग्लैंड के अंग्रेज थे, इंग्लैंड से थे। इनका बॉर्न कब हुआ था, 12 फेब 1809 को क्या होता है, ये बॉर्न हुए थे। और डार्विन जो थे ये क्या होते, इन्होंने HMS बीगल शिप, याद रखना है आपको, कौन से शिप से इन्होंने यात्रा ट्रेवलिंग की थी, कौन से शिप से ट्रेवलिंग की थी, तो ये ट्रेवल्ड हुए थे कौन से शिप से, HMS बीगल से। HMS बीगल से इन्होंने क्या की थी, यात्रा की थी। और ये इसके बाद में ये कहाँ, कब से, यहाँ इन्होंने 27 दिसंबर 1831 से इन्होंने स्टार्ट किया और वापस रिटर्न हुए 2 अक्टूबर 1836 को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पर इससे यात्रा की, यहाँ पर कौन से जहाज से, यहाँ पर कौन से शिप से की, HMS बीगल से। और यहाँ से जब ये लगभग यहाँ पर 5 सालों की इन्होंने जब ये यात्रा की, यहाँ पर ट्रेवलिंग की, तो इन्होंने ये साउथ अमेरिका से गुजरे, ये साउथ अफ्रीका से गुजरे, ऑस्ट्रेलिया से गुजरे, गैलापागोस आइसलैंड से, जहाँ से हमने गैलापागोस आइसलैंड को पहले भी डिस्कस किया था, जो डार्विन प्रिंसेस को। तो ये यहाँ पर इन
जो एरियाज से इनकी ट्रेवलिंग की, इन्होंने इनसे होकर गुजरे और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डार्विन से नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी के बारे में, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में या डार्विन थ्योरी के बारे में इन्होंने यहाँ पर अपने इसमें डिस्कस किया। तो इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस, ये क्या हुआ है, यहाँ पर थॉमस माल्थस का जो पॉपुलेशन के ऊपर जो क्या कर रहे थे बेटा, पॉपुलेशन के ऊपर ये थॉमस माल्थस स्टडी कर रहे थे, तो उनके थॉमस माल्थस के वर्क से क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए। तो यहाँ पर डार्विन किसके वर्क से इन्फ्लुएंस हुए, तो ये डार्विन जो है ये किनके वर्क से इन्फ्लुएंस हुए बेटा, तो यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस हुए डार्विन के वर्क से, सॉरी थॉमस माल्थस के जो पॉपुलेशन जो वर्क कर रहे थे, किस पर क्या कर रहे थे वर्क, ऐसे ऑन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के ऊपर ये वर्क कर रहे थे, उसके उस वर्क से ये थॉमस माल्थस के वर्क से डार्विन क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि इनके डेटा भी कैसे आ रहे थे, डार्विन के इनके डेटा एक जैसे आ रहे थे, तो ये इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, तो डार्विन की कौन कौन सी थ्योरी थी, बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कौन कौन सी थ्योरी थी कि एक तो ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन जो थी, यहाँ पर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के दो पार्ट थे, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के, तो यहाँ पर दो पार्ट थे, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, तो जो टू कंसेप्ट ऑफ थ्योरी थे, इसके टू कंसेप्ट थे, तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। तो किसके टू कंसेप्ट की कंसेप्ट थे, तो ये डार्विन के की कंसेप्ट थे। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या क्या थे डार्विन के, तो बेसिक कंसेप्ट था बेटा आवर प्रोडक्शन, ठीक है, सॉरी ओवर प्रोडक्शन हो गया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, यहाँ पर वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, वेरिएशंस और हेरिडिटी, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और यहाँ पर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो यहाँ पर बात करें और प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर और प्रोडक्शन होने के बाद में जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो यहाँ पर एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेगा, वही क्या करेगा, नई जनरेशन के लिए, यहाँ पर नई स्पीसीज के लिए इवोल्व होगा। तो यहाँ पर जब ये स्ट्रगल करेंगे, यहाँ पर जो स्ट्रेस है, यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनसे क्या करते हैं, इतने प्रोडक्शन जो हो रही है, इनमें से जो इस स्ट्रेस को सहन कर पाता है, तो ये जो इनमें वेरिएशंस होने देखने को मिलेंगे, तो ये वेरिएशंस जो होते हैं, ये जब अगली नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो यहाँ पर जिनका या तो फिर कहेंगे जो नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे फिटेस्ट होता है, नेचर क्या करती है, उसका सिलेक्शन कर लेती है, जो स्ट्रेसेस को, जो यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर को क्या करते हैं, बियर कर लेते हैं यहाँ पर, तो इन सब से निकल जाता है, तो वो क्या करता है, या तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, तो नेचर क्या कर लेती है, नेचर उसका सिलेक्शन कर लेती है, नेचर सिलेक्शन कर लेगी, तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो यहाँ पर नई स्पीसीज बन जाएगी, जब उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेज आएंगे, ऐसे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कौन कौन से स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रांस स्पेसिफिक स्ट्रगल्स, सॉरी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही जाति की जो स्पीसीज, एक ही जाति के जो मेंबर्स हैं, उनके बीच में जो स्ट्रगल होता है, तो इनके बीच में कई प्रकार का स्ट्रगल हो सकता है। जैसे हम बात करें, यहाँ पर टेरिटरी के लिए हो सकता है, यहाँ पर फूड के लिए हो सकता है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है, तो यहाँ पर कई प्रकार के यहाँ पर क्या होगा, देखने को स्ट्रगल देखने को मिलता है। इट इज़ कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, तो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में क्या होता है बेटा, अगर सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में सेम क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहा जाता है। तो for the it is competition among the individual of the same species for the exact need like food, shelter, breeding, most acute type of struggle। तो यहाँ पर सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में अगर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नीड के लिए क्या होता है, स्ट्रगल होता है। जैसे नीड कौन कौन सी, लाइक फूड हो गया, शेल्टर हो गया, यहाँ ब्रीडिंग हो गया, तो इनके लिए अगर क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, ये कंपटीशन होता है, तो इसी को बोलते हैं बेटा इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल।
इसके बाद में इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा तो क्या होगा, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में। इंटर स्पेसिफिक किसे कहेंगे, यहाँ पर अलग अलग एनिमल, जो अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में, अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में क्या होता है, अगर कंपटीशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, उसी को हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। जब क्या होगा, स्ट्रगल किसके बीच में होगा बेटा, स्ट्रगल जब किसके बीच में हो, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पर क्या हो, सेम स्पीसीज न होकर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसके लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्योंकि सेम स्पीसीज में क्या होगा, ब्रीडिंग होगा, सेम स्पीसीज में ब्रीडिंग होगा। किसके अंदर, अपन बात करें इंट्रा स्पेसिफिक में। परंतु यहाँ पर जो अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज के एनिमल हैं, डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स हैं, तो उनमें ब्रीडिंग तो देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर फूड के लिए, शेल्टर के लिए क्या होगा, यहाँ पर कंपटीशन होगा, स्ट्रगल होगा। तो इसी को बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इट इज़ द मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो यहाँ पर कौन सा मोस्ट पोटेंट फोर्स है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए, कौन सा मोस्ट पोटेंट यहाँ पर फोर्स हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए, तो वो है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। क्या है बच्चों, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल स्ट्रगल, एनवायरमेंटल स्ट्रगल क्या क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज को क्या करते हैं, यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, और यहाँ पर अफेक्ट किस प्रकार करते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो दिस स्ट्रगल इज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल स्ट्रगल किसे कहेंगे बेटा, जब उनका एनवायरनमेंट और उनके बीच में स्ट्रगल हो तो उसी को बोलेंगे एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो एनवायरमेंटल के ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के लिए किस प्रकार अनफेवरेबल हैं, यहाँ पर किस प्रकार वो अनफेवरेबल कंडीशन में जो एनिमल्स हैं कैसे अडेप्ट होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, एनवायरमेंटल के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो और ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, स्ट्रगल के लिए यहाँ पर स्ट्रगल करवाता है। तो यहाँ पर जैसे ऑल ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल विद, तो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एनवायरनमेंट के फैक्टर के विद क्या करता है, स्ट्रगल करता है। जैसे हम बात करें कोल्ड सीजन हो गया, हीट सीजन हो गया, वाइंड हो गया, रेन हो गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया। तो ये जो फैक्टर हैं एनवायरनमेंट के, ये फैक्टर जो होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बच्चों, सभी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं बेटा। सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस प्रकार के जो एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, ये एनवायरमेंटल के फैक्टर जो है सभी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, स्ट्रगल के लिए मजबूर करते हैं। जैसे हम बात करें, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड सीजन होगा तो वो भी दिक्कत करेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हीट सीजन होगा वो भी दिक्कत करेगा, यहाँ पर रेनी सीजन बहुत ज़्यादा होगा वो भी दिक्कत करेगा, इसके साथ ड्रॉट है या फ्लड है ये भी क्या करेंगे, यहाँ पर दिक्कत उत्पन्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल की। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल इज द स्ट्रगल अमंग इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फॉर फूड एंड शेल्टर। इट इज़ द मोस्ट पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। Fitness according to Darwinism, रेपर अल्टीमेट एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो यहाँ पर जो फिटनेस है किसको अल्टीमेटली किसको यहाँ पर रेपर करती है बेटा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को रेपर करती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को क्या करती है, रेपर करती है। एज ए रिजल्ट ऑफ द हेरिटेबल वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन देयर would be a change in the population characteristics and hence new form would appear। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके कारण क्या होगा बेटा, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फिटनेस रहेगी तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, एज ए रिजल्ट हेरिटेबल वेरिएशंस, यहाँ पर हेरिटेबल वेरिएशंस देखने को मिलेगा, नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलेगा, देयर इज वुड बी ए चेंजेस इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैंस न्यू फॉर्म वुड अपीयर। तो अगर क्या करेगी यहाँ पर इसके कारण कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो कुछ चेंजेस जो यहाँ पर अपीयर होंगे तो वो इनहेरिटेड होंगे तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जो कई प्रकार के स्ट्रगल से अगर वो एनिमल या ऑर्गेनिज्म क्या करता है यहाँ पर अडेप्ट हो जाता है तो वो उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा तो इसमें कुछ चेंजेस पॉपुलेशन में चेंजेस हुए तो यहाँ पर नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी इज द डार्विन डिड नॉट
क्या था मेन यहाँ पर ड्रॉबैक क्या था बेटा इस थ्योरी का, डार्विनिज्म का? तो डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। तो यहाँ पर मेन ड्रॉबैक क्या था कि डार्विन को क्या था, यहाँ पर जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था। ही हैड नो satisfactory explanation of the causes, origin and heritance of variations। तो ये यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो इनको जेनेटिक्स का सही तरीके से क्या नहीं था, नॉलेज नहीं था, इसलिए यहाँ पर जो वेरिएशंस ओरिजिनेट हुआ है, नई स्पीसीज में जो वेरिएशन ओरिजिनेट हुए वो वन जनरेशन टू जनरेशन किस प्रकार ट्रांसफ़र हुए उसके बारे में ये सही से यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाए, यहाँ पर बता नहीं पाए, इसलिए यहाँ पर इनका ड्रॉबैक, मेन ड्रॉबैक तो जो था वो जेनेटिक्स की नॉलेज की कमी के कारण। ठीक है, तो ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पर ये क्या नहीं बता पाए कि ये ओरिजिन, यहाँ पर जो ओरिजिन है या वेरिएशन के ओरिजिन का और इनहेरिटेड होने का रीजन नहीं बता पाए, क्योंकि आपको पता है जब क्या होता है जीनी संरचना में, जीनी स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस होता है, डीएनए में की स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होता है तो वो क्या हो गए, वो डीएनए जो एक जेनेटिक मटेरियल है, अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंजेस होता है तो वो जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर वो जो वेरिएशंस भी होंगे तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो वेरिएशंस हुआ वो जेनेटिक मटेरियल लेवल पर हुआ है। तो जेनेटिक मटेरियल लेवल पर अगर वो वेरिएशन होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकली या हम बात करें यहाँ पर फिजिकली कोई चेंजेज होता है तो वो फिजिकली वो चेंजेज यहाँ पर उस एनिमल या ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ ही वो ख़त्म हो जाएगा, परंतु अगर उसकी जीनी संरचना में, जेनेटिक स्ट्रक्चर में, डीएनए में अगर कोई चेंजेज होता है और वो अगर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर ये वेरिएशंस जो होते हैं उसकी जेनेटिक्स की नॉलेज के कारण वो यहाँ पर उसके ओरिजिन को नहीं बता पाए कि ये कैसे ओरिजिनेट हुआ और ये वेरिएशन कैसे हेरिटेड हुआ, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पर अगर चेंजेस होगा तो वो हेरिटेड होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर बात की गई है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए, एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ड इन वेरिएशन इन करेक्टरिस्टिक्स। कोई भी पॉपुलेशन जो होती है बिल्ड कर सकती है वेरिएशन इन करेक्टर, अपने करेक्टर्स में क्या कर सकती है बेटा, किसी भी पॉपुलेशन में क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, यहाँ पर वेरिएशन बिल्ड हो सकता है उसके करेक्टर में। सही बात है, हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई वेरिएशन आया तो अगर एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ड इन वेरिएशन इन करेक्टरिस्टिक्स, सही है। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस अल्टीमेटली रेफर ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो डार्विन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फिटनेस क्या होती है, फिटनेस अल्टीमेटली रेफर करती है रिप्रोडक्टिव फिटनेस को। किसको करती है बेटा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट एंड ए एंड बी आर करेक्ट। व्हाट आर द टू कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो कौन से टू कंसेप्ट डार्विनियन थ्योरी के टू कंसेप्ट है, तो एक तो नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट, बोथ जो है यहाँ पर टू कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो एक तो नेचुरल सिलेक्शन और एक ब्रांचिंग डिसेंट। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ हुगो डी व्रीज, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ हुगो डी व्रीज इवनिंग प्रिमरोज पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट था उस पर क्या किया था बेटा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ पर किसको बताया था, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, म्यूटेशन को बताया था। तो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ हुगो डी व्रीज, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ हुगो डी व्रीज इन्होंने किस पर काम किया था, इवनिंग प्रिमरोज जो है, इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट है उस पर इन्होंने क्या किया था बच्चों, उस पर इन्होंने काम किया था और म्यूटेशन को बताया था। किसको बताया था, म्यूटेशन को बताया था। इन्होंने कहा कि म्यूटेशन जो होते हैं लार्ज होते हैं, कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, सडनली या रैंडमली होते हैं और इनहेरिटेबल चेंजेज है। ये जो म्यूटेशन होते हैं ये बड़े बड़े लार्ज होते हैं और ये सडनली हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं बेटा, सडनली हो सकते हैं या रैंडम हो सकते हैं। और जो ये म्यूटेशन है ये कैसे होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये इनहेरिटेबल चेंजेज हैं क्या कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये किसने कहा था,
जो म्यूटेशन है वो इसके बारे में हुगो डी व्रीज ने कहा था, हुगो डी व्रीज ने ये कहा था। ठीक है, तो म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? हुगो डी व्रीज ने दी थी। हुगो डी व्रीज ने क्या किया था बेटा? इन्होंने किस पर काम किया था? इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर काम किया था। इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर काम करके इन्होंने बताया कि जो म्यूटेशन होते हैं वो लार्ज होते हैं और ये कैसे होते हैं? सडनली होते हैं, रैंडम होते हैं, सडनली होते हैं और ये इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसने कहा था? ये बात कही थी यहाँ का हुगो डी व्रीज ने। ठीक है, तो म्यूटेशन इज ए डिसकंटिन्यूअस सोर्स, म्यूटेशन इज ए डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशंस, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो म्यूटेशन जो होता है बेटा, म्यूटेशन जो होता है डिसकंटिन्यूअस सोर्स है किसके लिए? वेरिएशंस के लिए, जो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, जो म्यूटेशन जो होता है रैंडम डायरेक्शनल लेस, म्यूटेशन जो होता है रैंडम होता है और डायरेक्शनल लेस होता है। वाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो डार्विनियन जो वेरिएशंस होते हैं, यहाँ पर जो म्यूटेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? ये कैसे होते हैं? यहाँ पर स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। परंतु हम बात करें किसकी बात करें बेटा? यहाँ का हुगो डी व्रीज की बात करें तो जो म्यूटेशन होते हैं वो रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल लेस होते हैं, परंतु डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस होते हैं, जो म्यूटेशन ही वेरिएशंस के कारण, तो वेरिएशन जो होते हैं स्मॉल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल। तो यहाँ पर इवोल्यूशन जो होता है किसके अकॉर्डिंग? डार्विन के अकॉर्डिंग क्या होता है? ग्रेजुअल होता है। वाइल डी व्रीज के अकॉर्डिंग बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन एंड हैंस कॉल्ड इट साल्टेशन। तो यहाँ पर जो स्पेसिएशन होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा? इसके किसके अकॉर्डिंग? डी व्रीज के अकॉर्डिंग जो होता है म्यूटेशन क्या करता है? स्पेसिएशन करता है। मतलब स्पेसिएशन का मतलब यहाँ पर स्पीसीज, न्यू स्पीसीज जनरेट करता है। और ये जो होता है साल्टेशन होता है। साल्टेशन मतलब यहाँ पर सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब यहाँ पर जो म्यूटेशन जो होगा वो लार्ज होगा, अचानक होगा, रैंडमली होगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो है न्यू स्पीसीज बनेगी, स्पेसिएशन। तो साल्टेशन, जिसको क्या कहा था? साल्टेशन। सिंगल स्टेप, यहाँ पर सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जिसको साल्टेशन भी कहा जाता है। तो याद रखना है, सिंगल म्यूटेशन लार्ज साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन साल्टेशन। ये किसने कहा था? तो ये कहा था किसने कहा था बेटा? हुगो डी व्रीज ने कहा था। हुगो डी व्रीज ने कहा था। हुगो डी व्रीज ने कहा था। साल्टेशन जो वर्ड दिया था डी व्रीज ने कहा था। डी व्रीज ने कहा था कि साल्टेशन किसने कहा था? किसने साल्टेशन टर्म दी थी? डी व्रीज ने दी थी, जिसका मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। मतलब यहाँ पर जो म्यूटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, अचानक होते हैं, रैंडम होते हैं। ठीक है, और ये किसका कारण होते हैं? ये स्पेसिएशन का कारण होता है। स्पेसिएशन का मतलब यहाँ पर न्यू स्पीसीज जनरेट होती है, न्यू स्पीसीज यहाँ पर बनती है। परंतु डार्विन जो कहता है कि यहाँ पर जो होते हैं इवोल्यूशन, जो यहाँ पर वेरिएशंस होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं, स्मॉल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। यहाँ पर ग्रेजुअल होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। यहाँ पर इन्होंने डिसकंटिन्यू कहा है। किसने? यहाँ का हुगो डी व्रीज ने जो कहा है म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस सोर्स होते हैं, और वेरिएशन के डिसकंटिन्यूअस सोर्स होते हैं, और ये इवोल्यूशन के रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है, न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। न्यू डार्विनिज्म या modern synthetic theory of organic evolution. According to this theory, the following factors are responsible for the formation of new species. तो यहाँ पर न्यू डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग, न्यू डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग क्या हुआ था बेटा? तो यहाँ पर रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूज। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो यहाँ पर न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पर लिमिटेड फूड एंड स्पेस, लिमिटेड फूड और स्पेस
और यहाँ पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जेनेटिक वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर 6 जो फैक्टर देखे, 6 फैक्टर जो दे रखे हैं, ये 6 फैक्टर जो होते हैं न्यू स्पीसी या स्पेसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्पीसीज, यहाँ पर स्पीसीज का फॉर्मेशन हो, ठीक है। लिमिटेड फूड एंड स्पेस, वहाँ पर लिमिटेड फूड हो, स्पेस कम हो, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगी। और जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करेगा, जो सर्वाइव कर पाएगा एनवायरनमेंट में, वो नई जनरेशन नई एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट हो पाएगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। तो जेनेटिक यहाँ पर अब स्ट्रगल है फॉर एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर स्ट्रगल है, तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे और वो न्यू एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट हो पाएंगे, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हो पाएगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा और वो उस स्पीसीज से आइसोलेट हो जाएंगे, आइसोलेशन देखने को, तो न्यू स्पीसीज यहाँ पर ओरिजिनेट होगी, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। जेनेटिक वेरिएशंस जो होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन, कंटिन्यूस एंड कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस होता है जीन जो होती है, जीन की स्ट्रक्चर में जो चेंजेज होगा वो जेनेटिक वेरिएशंस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएशन के लिए जो सोर्स है वो जीन है। तो जेनेटिक वेरिएशंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेनेटिक स्ट्रक्चर में, तो जेनेटिक स्ट्रक्चर में कैसे होगा बेटा, जीन रिकॉम्बिनेशन जो मेन सोर्स है, कंटिन्यूस सोर्स है, जो जीन रिकॉम्बिनेशन जो होता है ये मेन सोर्स है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो कुछ पार्ट जो होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम का जो कुछ पार्ट होता है उसमें एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पर उस जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, यहाँ पर एक ही स्पीसीज की बात करें, एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे हम वेरिएशंस कैसे कहेंगे, जैसे हम बात करें हमारे एग्जाम्पल लें कि जैसे हमारे मेरा भाई जो मेरा ब्रदर है, वो क्या होगा, मेरे से कुछ न कुछ भिन्नता रखेगा, इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल वेरिएशंस देखने को मिलेगा। तो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती, जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। ये वेरिएशंस जो होते हैं ये किसके कारण, जीन रिकॉम्बिनेशन के कारण ये वेरिएशंस आते हैं। तो कंटिन्यूस होते हैं, ये कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशंस, ये वेरिएशंस के कॉमन सोर्स हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन जो होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन आपको सब में देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर मियोसिस होगा तो मियोसिस के दौरान क्या होता है बेटा, मियोसिस के दौरान क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होगा, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, क्रोमोसोम की कुछ पार्ट का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलता है। म्यूटेशन, दूसरा तो म्यूटेशन जो होता है डिसकंटिन्यूस सोर्स ऑफ वेरिएशंस, ये तो कंटिन्यूस सोर्स है जीन रेगुलेशन। और यहाँ पर बात करें बेटा तो यहाँ पर म्यूटेशन जो होता है डिसकंटिन्यूस सोर्स होता है वेरिएशंस का, डिसकंटिन्यूस यहाँ म्यूटेशन होगा तभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेरिएशंस होने को मतलब वेरिएशंस होगा। तो यूँ नहीं कि म्यूटेशन लगातार हो रहे, लगातार नहीं होगा, अचानक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं डिसकंटिन्यूस सोर्स है, परंतु ये जीन रिकॉम्बिनेशन जो होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ये कॉमन प्रोसेस होती है वेरिएशन के लिए। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जब अलग अलग स्पीसीज या जो इंडिविजुअल होते हैं उन इंडिविजुअल की जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर नई स्पीसीज प्रोड्यूस होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है बेटा, जेनेटिक वेरिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे नेचुरली भी होता है, यहाँ पर हम आर्टिफिशियली भी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म अलग अलग, जैसे हम बात करें यहाँ पर मेरी और यहाँ पर म्यूल, मेरी और किसके बीच में, डंकी के बीच में क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, म्यूल प्रोड्यूस होता है, तो क्या होगा, यहाँ पर अलग ही जनरेशन, यहाँ पर अलग स्पीसीज बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हाइब्रिडाइजेशन से भी हम जेनेटिक वेरिएशंस कर सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज जो होती है, रिलेटेड स्पीसीज जो होती है उनके बीच में,
सेम इंडिविजुअल ना, रिलेटेड जो स्पीसीज होती है उनके बीच में क्या करवा रहे हैं हम, यहाँ पर क्रॉसिंग करवा रहे हैं, या फिर हम क्या करते हैं विगरस क्वालिटी जो करेक्टर हैं उन विगरस क्वालिटी करेक्टर वाले एनिमल्स के बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉस करवा कर यहाँ पर हम अच्छी क्वालिटी वाले यहाँ पर एनिमल प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन जीन फ्लो जो होते हैं ये भी जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन माइग्रेशन या हैपन्स मल्टीपल टाइम इन जीन फ्लो, तो जीन माइग्रेशन जो होता है बेटा, जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम इन जीन फ्लो, तो जीन फ्लो में आपको क्या होगा, यहाँ पर जीन माइग्रेशन जो होता है मल्टीपल टाइम देखने को मिलेगा, ये भी जेनेटिक मटेरियल जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो जो होता है ये भी जेनेटिक वेरिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी अगर बाई चांस, तो यहाँ पर जो होगा जीन माइग्रेशन जो होता है बेटा ये हैपन मल्टीपल टाइम इन जीन फ्लो में या मल्टीपल टाइम होगा, परंतु जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये बाई चांस होगा। बाई चांस जो क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा, बाई चांस क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, चेंजेस बाई चांस। तो बाई चांस जब जीन फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर लगातार होगा जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो कहेंगे, जब क्या होगा यहाँ पर जीन माइग्रेशन जो जीन फ्लो होता है, जीन फ्लो जो होता है ये क्या होगा, यहाँ पर जीन जो चेंजेज हो रहा है ये रेगुलर हो रहा है। जीन माइग्रेशन हैपन मल्टीपल, जीन माइग्रेशन क्या हो रहा है, हैपन मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर जीन माइग्रेशन हो रहा है, जीन में चेंजेस हो रहा है, तो इसको जीन फ्लो कहा जाएगा। परंतु जेनेटिक ड्रिफ्ट का किसे कहा जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जब जीन फ्रीक्वेंसी में क्या हो, चेंजेस बाई चांस हो। अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस लगातार हो रहे हैं तो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो कहेंगे। जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस लगातार हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो कहा जाएगा। परंतु ये जीन माइग्रेशन जो हो रहा है या जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस जो हो रहा है बाय चांस होता है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा, नेचुरल सिलेक्शन की। तो नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस विच हेरिटेबल वेरिएशंस enabling better survival are enabled to reproduce and leave a greater number of progeny। तो यहाँ पर बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, हेरिटेबल वेरिएशंस जो होते हैं बेटा, यहाँ पर बेटर सर्वाइवल जो करेक्टर है, बेटर सर्वाइवल जो करेक्टर है वही क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी में उसको ग्रेटर बनाने के लिए वहाँ पर उसमें क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस एनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर एनेबल टू प्रोड्यूस एंड लीव ए ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे वो यहाँ पर बेटर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को नेचर में बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो उस एनवायरनमेंट के अडेप्ट हो पाते हैं। ठीक है, A critical analysis make us believe that variations result in a changes frequency of genes and alleles in future generation। तो यहाँ पर ये एनालिसिस किया जाता है कि जो वेरिएशंस जो रिजल्ट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं जीन संरचना में, जेनेटिक स्ट्रक्चर में, जीन फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हो, उसके लिए बेटरमेंट हो, उसके उस एनवायरनमेंट में वो क्या कर सकें, अडेप्ट हो सके। वो फ्रीक्वेंसी जो चेंजेज हुए हैं, वो एलील जो चेंजेज हुए हैं वो यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए वेरिएबल हो, बिलीव्ड हो, वहाँ पर उनके लिए अच्छा फेवरेबल हो। तो यहाँ पर एलील फ्यूचर जनरेशन, तो ये जो चेंजेज हुआ इनका एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस किया और यू बिलीव दैट वेरिएशंस रिजल्ट इन ए चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड एलील्स इन फ्यूचर जनरेशन। जो चेंजेज हुए हैं वो क्या हो, नेचर में वो फिटेस्ट रहें, वो नेचर में अब सर्वाइव कर सकें, तो वो जो है उसको नेचर क्या कर लेती, सेलेक्ट कर लेती है। Coupled with the enhanced reproductive success, natural selection make it look like a different population and lead to new
स्पेसिएशन। तो यहाँ पर कपल्स जो होते हैं इन्हेंस करते हैं रिप्रोडक्टिव सक्सेस, और नेचुरल सिलेक्शन जो बनाता है इट मेक लुक लाइक ए डिफरेंट पॉपुलेशन एंड लीड टू न्यू स्पेसिएशन। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कपल जो होते हैं इन्हेंस करते हैं रिप्रोडक्टिव सक्सेस को, और यहाँ पर जो प्रोजेनी होती है वो क्या होती है अपनी पॉपुलेशन से डिफरेंट होती है, और न्यू स्पेसिएशन, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम बात करते हैं आइसोलेशन की। आइसोलेशन मतलब अलग होना, अलग। तो आइसोलेशन इज द सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन बाय सम बैरियर विच प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग। तो यहाँ पर आइसोलेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन है बेटा पॉपुलेशन का कुछ ऐसे बैरियर्स है जो इनकी इनब्रीडिंग को क्या करे? प्रिवेंट करें। इनब्रीडिंग को क्या करें? प्रिवेंट करें। तो यहाँ पर जो सेम स्पीसीज हैं, सेम इंडिविजुअल स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं, यहाँ सेम स्पीसीज हैं, तो वो बाई चांस ऐसे बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऐसे जोग्राफिकल बैरियर है जो जिसके कारण ये एनिमल्स क्या है? सेम स्पीसीज के एनिमल्स जो है अलग अलग हो चुके हैं। अब उनके बीच में क्या हो? उनके बीच में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेशन। द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन ड्यू टू सर्टेन बैरियर जोग्राफिकल आइसोलेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जिससे क्या होगा बेटा? न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर ये स्पीसीज जो है सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज है। जब सेम स्पीसीज है बच्चों तो यहाँ पर कुछ जोग्राफिकल बैरियर के कारण क्या हुआ? यहाँ पर इस टाइप के अलग टाइप के प्लांट्स यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम है, परंतु कुछ जोग्राफिकल चेंजेस के कारण यहाँ पर क्या हुआ? ये आइसोलेट हो गए, अलग अलग हो गए। जैसे यहाँ पर जोग्राफिकल, यहाँ पर माउंटेन बन गया तो कुछ स्पीसीज इधर रह गई, कुछ इसमें, क्योंकि पहले तो पॉसिबल था कि इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो रही थी, तो यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिल रही थी, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा था। समान क्या थी? एकदम इक्वल स्पीसीज थी। परंतु ये इक्वल सेम स्पीसीज जो होती है किसी जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण क्या हो रहा है बेटा? अब इनमें इनब्रीडिंग नहीं हो पा रहा है, इनब्रीडिंग नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इधर वाले सारे ग्रीन दिख रहे हैं, इधर येलो कलर के दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इन स्पीसीज में क्या हुआ? अब बैरियर यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ माउंटेन हो गया, तो आसानी से अब इनमें ब्रीडिंग नहीं हो पा रही, इनब्रीडिंग नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर इनके करेक्टर्स जो हैं अलग अलग हो गए, और इस प्रकार न्यू स्पीसीज का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर कोई किसी रीजन के कारण क्या हुआ? यहाँ पर कुछ प्लांट्स जो हैं ये अलग दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग दिखाने, तो इनके बीच में ब्रीडिंग, तो अब यहाँ पर यह सेग्रीगेशन के कारण यहाँ पर अलग देखने को मिल रहे हैं। तो अब यह क्या है? ये तो अलग स्पीसीज हो गए और एक अलग स्पीसीज, तो मतलब न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहा जाता है। मतलब जब क्या होता है? सेम स्पीसीज के जो सेम स्पीसीज जो समान स्पीसीज हैं, एक ही स्पीसीज के एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी कारणवश अलग हो जाते हैं, अब उनमें ब्रीडिंग नहीं हो पाती, इनब्रीडिंग नहीं हो पाती, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन कहते हैं। इसी को आइसोलेशन कहते हैं। तो किसी कारणवश जियोग्राफिकल रीजन हो सकता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो सकता है, जिससे क्या हो? अब वहाँ पर उनमें इनब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, तो इनब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा? अब कुछ चेंजेज होगा, कुछ चेंजेस के कारण वहाँ की स्पीसीज और यहाँ की स्पीसीज में कुछ चेंजेज होगा, तो वो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू स्पीसीज का क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हुगो डी व्रीज, स्पेसिएशन ड्यू टू म्यूटेशन इज ऑल्सो नॉन एज ए साल्टेशन। विच मीन साल्टेशन, विच मीन इसका क्या मीन होता है बेटा? इसका मीन होता है कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन क्या होगा? इसका मीन कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक छोटा सा स्टेप होगा जिसमें क्या होगा? एक छोटे से क्या होगा बेटा? एक छोटे से स्टेप के कारण क्या होगा? लार्ज म्यूटेशन होगा। लार्ज मतलब यहाँ पर एक बार होगा और कुछ बड़ा चेंजेज होगा जिससे नई स्पीसीज बन जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसी को बोलेंगे साल्टेशन। क्या बोलेंगे बेटा? इसी को बोलेंगे हम साल्टेशन। क्या कहेंगे? इसी को साल्टेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में हम देखते हैं
स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है बेटा। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड हमें देखना है। तो नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर इनेबल टू प्रोड्यूस एंड लीव ए ग्रेटर नंबर फॉर प्रोजेनी। ठीक है, सही करेक्ट है। वेरिएशन रिजल्ट इन ए चेंजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन, वेरिएशन रिजल्ट इन चेंजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स से भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट क्या होंगे, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन लीड टू चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो यहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज करेगा, जिससे पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज करेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, म्यूटेशन से भी होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी होगा, जेनेटिक। तो सभी ऑल द एबोव फैक्टर्स जो होते हैं सारे के सारे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, यहाँ पर जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं सभी इसके, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पर हम बात करें जीन फ्लो हो गया, जीन माइग्रेशन हो गया, ये सारे जो फैक्टर होते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ पर ये फैक्टर यहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा इसके बाद में जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास में हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने जो सारे के सारे जो टॉपिक हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी को हमने डिस्कस किया, लेमार्किज्म को, डार्विनिज्म को, यहाँ पर अलग अलग न्यू थ्योरी को, सबको हमने न्यू डार्विनिज्म को। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट जो हैं यहाँ पर डिस्कस किए। तो बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बेटा।